हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से गुड नाइट। अगर रात को देख रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब तक हम क्या कर चुके हैं इस बात का एक फटाफट रिवीजन कर लें ताकि आपको मुझे याद रहे। तो जैसा कि मुझे ध्यान है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें हम लोग 5th चैप्टर पे फोकस करते हुए ये पूरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अब तक हम पिछले वीडियोस में सवाल क्रमांक 170 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने अलग अलग पोर्शंस में आपको प्रोवाइड करा है ताकि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की तरफ, और हम यहां पे शुरू करने वाले हैं सवाल क्रमांक 171 से एंड कोशिश करेंगे कि वीडियो में आज चैप्टर खत्म हो जाए। ऐसा पूरा एक्सपेक्टेशन से लेट्स होप किस तरह से हमारा वीडियो पूरा चलता है तो उस पर डिपेंड करेगा। पर हाँ, आपको क्या करना है, आपको हर बार की तरह पेन, पेपर एवं अपना ऊपरी माला लेकर रेडी हो जाना है हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए। एंड मैं भी अपना पेन पेपर चेक कर लेता हूं जिसमें आप मुझे हेल्प करेंगे। क्या यह चल रहा है? यदि हाँ तो ऐसे बोलिए, ना तो भी ऐसे बोलिए, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है चल रहा है। चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि है सवाल क्रमांक 171। तो वन क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलैटरल HOPE PS एंड ES आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल E, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, गिव रीजन। तो इसमें ना कोई चित्र है ना कुछ और है, बस इतना सा सवाल दिया है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलैटरल है, मान लीजिए HOPE, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से दिख रहा है फिलहाल के लिए तो एक रेक्टेंगल के जैसा, पर वैसा होगा नहीं। तो PS और ES, तो PS और ES कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, तो ये एंगल P और एंगल E का बाइसेक्टर है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। किस बुनियाद पर? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि PS और ES बाइसेक्टर है? क्योंकि एक तरीका ये हुआ बनाने का PS ES, ठीक है, एक तरीका अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो मैं यूं भी तो बना सकता हूं, बना दिया मैंने PS ES। अब ये तो क्लियरली बाइसेक्टर नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने एकदम से इसको इस तरफ की तरफ कर दिया और इसको इधर से ले आया, ठीक है, ये भी हो गया एक तरीका। ये क्या बाइसेक्ट कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, दिखने से भी नहीं कर रहा, मेजर करना तो दूर की बात है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि PS और ES बाइसेक्टर्स होंगे, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। गिव रीजन, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। तो डेटा इनसफिशिएंट नामक अस्त्र का इस्तेमाल होगा, जो ये कहता है कि आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है इस सवाल के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। यदि हमारे पास इसके अलावा कोई और जानकारी होती, उसके बेसिस पे हम बोल सकते थे कि ये PS ES बाइसेक्टर्स हैं या फिर नहीं है। तो अब क्या लिखोगे? डेटा इनसफिशिएंट, अर्थात संपूर्ण जानकारी की कमी हो जाने के कारण हम इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ हैं। चलिए, अगला प्रश्न 172, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं x + 100 = 180 डिग्री। पूछो क्यों? क्योंकि सर x और 100 को जब आप देखेंगे तो एक सीधी लकीर पे, सीधी पट्टिका पे है, तो हम इनको बोल सकते हैं लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर बहुत ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। अब यहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो भाई साहब हम लिख रहे हैं कि x + y + 30 डिग्री, इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है एक ट्रायंगल और ट्रायंगल में लग जाती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि नेमिंग नहीं है, बीच में कुछ लिखा नहीं है, तो हम ट्रायंगल का नाम नहीं लिख सकते। आप खुद से वहां O लिखकर BOC लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए, x की वैल्यू है 80 + 30 करना है, y की वैल्यू पता लगानी है तो पता लगा लेंगे। तो y हो जाएगा 180 डिग्री - 80 डिग्री - 30 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 8। देखो 180 में से 80 गया तो 100 बचेगा, 100 में से 30 गया तो y की वैल्यू 70 डिग्री आनी चाहिए। आप जोड़ेंगे तो भी होगा 110, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आएगा 70। ऐसे करें या वैसे करें, मर्जी आपकी है।
चलिए अब बचा z, तो z निकालने के लिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, इन पैरेललोग्राम ABCD AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, और BD इज ट्रांसवर्सल। तो AD इज पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो इमेज के फॉर्म में, मतलब अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो कुछ यूं दिखेगा आपको, ये तीनों को जब आप ड्रॉ करेंगे तब। और इससे हमें ये मिल रहा है जानकारी कि Z और 30 कुछ मित्र टाइप के एंगल्स हैं। कौन से मित्र हैं ये? तो मैं लिख रहा हूं Z हो जाएगा 30 के बराबर, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो कब बनते हैं? जब लाइंस होती हैं पैरेलल। तो हमने साफ साफ लिख दिया कि पैरेललोग्राम में ABCD, तो लाइंस होंगी पैरेलल, तो एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सवाल समाप्त। आसान से थे, तीनों XYZ निकाल लिए हमने। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं स्क्रीन क्लियर करने के बाद। चलिए सवाल क्रमांक 173 हमारा, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी एक क्वाड्रिलैटरल में उसकी डायगोनल्स है परपेंडिकुलर, ठीक है। इज सच अ क्वाड्रिलैटरल ऑलवेज अ रोम्बस? इज सच अ क्वाड्रिलैटरल ऑलवेज अ रोम्बस? गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आपके इस व्हाट डू यू कॉल इट, इस आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए रीजन दीजिए। अब देखिए, रोम्बस का जो दूर का मित्र है उसका नाम है काइट, ठीक है। क्या आप काइट के बारे में यह कह सकते हैं कि उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, उसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है? बाइसेक्ट तो नहीं करती, बाइसेक्ट को वो एक ही करती है, पर क्या वो परपेंडिकुलर होते हैं? यदि हां तो फिर एक समस्या है। तो फिर हम नहीं कह सकते कि केवल डायगोनल्स परपेंडिकुलर होना हमारे लिए रोम्बस होने की निशानी है। जैसे ये तो काइट सही बनी नहीं है, हम अच्छे से बनाएंगे यदि उसको। तो जितना मुझे पता है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं दो की, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं दो क्वाड्रिलैटरल्स की, एक है काइट, ठीक है, और दूसरा है रोम्बस। एक है काइट और दूसरा है रोम्बस। इन दोनों के केस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं। यहां पे ये नहीं लिखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं या फिर नहीं। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करती एक दूसरे को तो हम पक्का बोल देते रोम्बस है। अगर डायगोनल्स किसी एक को बाइसेक्ट करती तो हम पक्का बोल देते काइट है, ठीक है। गिव अ फिगर टू जस्टिफाई आंसर। आप दोनों के फिगर बना सकते हैं, काइट भी और रोम्बस भी। काइट की डायगोनल भी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं, बस खाली फर्क कितना है, रोम्बस में चारों साइड बराबर, काइट में कोई दो बराबर, ठीक है, मतलब दो दो के पेयर में बराबर। तो वो डिफरेंस हो जाता है। दोनों के डायग्राम आपको बनाने आते हैं, वो मैं ना बनाऊं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप बना सकते हैं। आंसर क्या होगा? सच अ क्वाड्रिल ऑलवेज अ रोम्बस? नो, नो, इट इज नॉट ऑलवेज अ रोम्बस, इट कैन बी अ रोम्बस और अ काइट, ठीक है। ऑलवेज अ रोम्बस मतलब हमेशा रोम्बस ही होगा? नहीं नहीं, कभी कभी काइट भी हो सकता है, कभी कभी रोम्बस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम, ठीक है। आप दोनों के डायग्राम बना सकते हैं, काइट का भी और रोम्बस का भी। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 174। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है ऐसा कि AB इज पैरेलल टू CD। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो ये हमने बनाया AB, ये हम बना रहे हैं नीचे CD, और इसमें हमने बोल दिया कि AB इज अ पैरेलल टू CD। निशान लगा देंगे ऐसा ताकि समझ में आ जाए कौन किसके पैरेलल है। चलिए, तो AB इज पैरेलल टू CD। एंगल A और एंगल D का रेशियो है 2:1, और एंगल B और एंगल C का रेशियो 7:5। फाइंड एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। आपको सारे एंगल निकालने हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रेपेजियम ABCD, आसान सा सवाल है, उम्मीद है हमसे फटाफट हो जाएगा। तो इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, और अब मैं लिख रहा हूं कि AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब अगर AD ट्रांसवर्सल तो एंगल A और एंगल D को जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। ध्यान देने वाली बात कि AB पैरेलल है CD के, AD है ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं कितने? 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल A की वैल्यू है 2x क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है, D की वैल्यू होगी 1x क्योंकि रेशियो है 2:1।
यहां पर लिख देते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, तब हमारा जो लॉजिक होगा वो सही सिद्ध होगा, क्योंकि रीजन के बिना चीजें अधूरी रहती है। तो 2x प्लस 1x जोड़ने पे 180, 3x जोड़ने पे 180, x की वैल्यू 180 बाय 3, तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो a की वैल्यू 2x मतलब डबल, तो 120 डिग्री, और d की वैल्यू 1x मतलब 60 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। सिमिलरली इसी की तरह से हम लिख रहे हैं कि भाई साहब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अब की बार बीसी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोला हमने? बीसी ट्रांसवर्सल। ठीक उसी तरीके जिस तरह इस तरफ किया, अब उस तरफ कर देंगे कि लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल हैं, तो सेम साइड ट्रांसवर्सल के एक तरफ के दोनों एंगल जो कि अंदर के हैं उनको जोड़ने पे 180 आएगा। तो एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पे आना चाहिए कितना? 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे क्या? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब यहां पे b की वैल्यू है 7x, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5x, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है। 7 और 5 हो जाएगा 12, तो 12x हो जाएगा 180 के बराबर, और हमारा सवाल हो जाएगा बस चंद सेकंड्स में सॉल्व। 180 को 12 से डिवाइड करेंगे यदि आप, तो 12 1 12 एंड 12 5 60, तो 15 डिग्री आना चाहिए x की वैल्यू। क्या x की वैल्यू निकालने पे हमारा काम खत्म हो जाता है? नहीं सर, अभी तो एंगल बी और एंगल सी निकालने पड़ेंगे। तो 7 इंटू 15 करेंगे, कितना आएगा? 7 5 35, 5 है 3 ऊपर, 7 1 7 8 9 10, तो 105 डिग्री हो गया एंगल बी। एंगल सी है 5x, तो 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 डिग्री आना चाहिए। क्या कोई समस्या इसमें? क्या आपने चारों एंगल्स निकाल लिया आसानी से? यस सर। चाहे तो फटाफट इसको देख के लिख लीजिए। मैं 2 मिनट सेकंड रुकता हूं, 1 and 2, एंड अब मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 175 है हमारा। क्या कह रहा है हमसे? अ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। एक लाइन एल है जो कि लाइन एम के पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल है पी। ठीक है, इंटरसेक्ट्स देम एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बनाई मैंने लाइन एल, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, अच्छे से बनाएंगे। तो एक बनाई हमने लाइन एल, दूसरी बनाई हमने लाइन एम। ठीक है, अब इनको इंटरसेक्ट कर रही है पी, कौन से पॉइंट पे? एक्स पे और वाई पे। तो एल एम पी, ठीक है, छोटा पी है, कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी है। एल और एम भी छोटे हैं, कैपिटल नहीं है। चलिए, ठीक है, और बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए? ये दोनों एंगल्स हो गए और उस तरफ वाले भी हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो इनके बाइसेक्टर जब आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार बनेंगे, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये जो हमने बनाया है मानचित्र, क्या जो हमने ये जो भी चीजें बनाई हैं उसके हिसाब से क्या ये एक रेक्टेंगल बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा? क्या ये एक रेक्टेंगल बनेगा? ऐसा हमें बताना है। अब रेक्टेंगल बनने के लिए लाइंस होनी चाहिए पैरेलल और एंगल्स होने चाहिए 90 डिग्री, या फिर अगर आप चारों एंगल को 90 प्रूफ कर पाएंगे तो भी होगा, तो भी क्या होगा? तो भी बात बराबर होगी। अब जैसे यहां देख लीजिए, अब कैसे आप इसको रीजन देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको मिलेगा ये जानकारी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब पूरे एंगल्स कितने होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। तो एंगल एक्स पूरा और एंगल वाई पूरा हो जाएगा किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इससे हमें यह मिलेगा कि हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस हाफ ऑफ एंगल वाई वुड बी कितना? 90 डिग्री, क्योंकि आपने सबको आधा कर दिया, तो x का आधा, y का आधा, 180 का भी आधा। ठीक है, अब एंगल x और आधा, एंगल y आधा प्लस एंगल p मिला के बन जाएंगे क्या? एक ट्राइंगल बन जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे नाउ, यहां पे अब रीजन हमने लिख दिया है कि यहां पे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट
वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए तो हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस हाफ ऑफ एंगल वाई प्लस एंगल पी जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये हो जाएगा 90 और एंगल पी रह जाएगा अकेला, तो एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर P की वैल्यू 90 है तो ये था P इस तरफ, अगर इस तरफ जाएंगे तो Q हो जाएगा, तो एंगल Q की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। लेकिन साथ में क्या लिखोगे आप, सिमिलरली, मतलब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार P वैल्यू है 90, Q वैल्यू भी होगी 90। अब इसके अलावा एंगल X के जो बाइसेक्टर्स, तो पूरा एंगल X, ठीक है, ये पूरा एंगल X कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। उसमें से आपने आधा दे दिया इस तरफ बाइसेक्टर से, आधा उस तरफ, तो आधा आधा जो हो गया है ये, तो इन दो हाफ को जोड़ के पूरा 180 का हाफ भी हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल X इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Y भी है 90 डिग्री। तो क्योंकि चारों एंगल है 90 के बराबर, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल होगा क्या, एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देनी है, एंगल X और एंगल Y 90 कैसे आएगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो यहां ध्यान दीजिए, ये पूरा कितना है सर 180, इसमें से एक बाइसेक्टर ये रही, यस सर, एक बाइसेक्टर ये रही। बाइसेक्टर्स करती क्या है, बाइसेक्टर्स एंगल को आधा आधा कर देती हैं, तो ये दोनों हिस्से आपस में बराबर, ठीक है, और ये दोनों हिस्से आपस में बराबर। ठीक है, अब जब ये आधे आधे हिस्से आप जोड़ोगे तो वो पूरे का भी आधा होंगे ना, इन चारों को जोड़ने पे 180 है, पर उनमें आपने आधे आधे हिस्से ले लिए तो 180 का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। तो इस तरीके से x भी 90 और y भी 90 आपको मिल जाएगा, और क्योंकि चारों एंगल 90 के बराबर हैं, आप कह सकते हो कि हाँ PXQY इज अ रेक्टेंगल। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, क्या कोई शंका मन में, नो सर। चलिए सवाल क्रमांक 175 भी होता है हमारा समाप्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 176, जो कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट CD एट X। ठीक है, तो पहले आप ABCD एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, सॉरी मैंने उसको पहले ट्रेपेजियम बोला, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स CD एट X, मान लीजिए कुछ यूं, ठीक है, मीट्स CD एट X, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट्स AB एट Y, मान लीजिए कुछ यूं, ठीक है, इफ इज AXCY अ पैरेललोग्राम। ठीक है, गिव रीजन। अब यहां ध्यान दे, पैरेललोग्राम बनने के लिए अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, तो इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, क्या बोला मैंने, इन पैरेललोग्राम ABCD AB वुड बी पैरेलल टू DC, क्यों, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स। ठीक है, उसी हिसाब से अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC, तो AB का हिस्सा मतलब AY, तो AY आ गया पैरेलल टू CD का हिस्सा मतलब XC। क्या ये सही है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर AY इज पैरेलल टू किसका, XC, मतलब ये हो गया हमारे पैरेललोग्राम का एक पड़ाव तैयार। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है सर, अपोजिट साइड्स होनी चाहिए पैरेलल, उसमें से एक तो आपको मिल गई, अब बाकी दोनों के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत हम कैसे करेंगे, तो भाई साहब हमें एंगल बाइसेक्टर्स दी, हम उनका उपयोग कर सकते हैं, यस सर। अब इसी पैरेललोग्राम में तो भाई हम यहीं पे लिख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अर्थात ये क्या है, ये है अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ हाफ ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A का आधा एंगल C के आधे के बराबर होगा। भाई गणित का नियम है, अगर आप दोनों पक्षों को सेम चीज से बढ़ाएंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका जवाब चेंज नहीं होता। मान लेते हैं अगर एंगल A और एंगल C दोनों 120 हैं, उनका आधा आधा करोगे तो 60 वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब एंगल A का आधा है एंगल XAY, ठीक है, एंगल C का आधा है
एंगल एक्स सी वाई, ये कैसे होगा? तो भाई ये जो x जो आपने बनाया ए एक्स और सी वाई वो क्या है बेसिकली? वो है एंगल बाइसेक्टर। आप लिखोगे कि ए एक्स, हम लिख रहे हैं कि ए एक्स और एंड सी वाई आर एंगल बाइसेक्टर्स, इसीलिए हम ये दावे से कह सकते हैं कि एंगल ए का आधा ये होगा जो हमने लिखा है। ठीक है, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या हो गए बेसिकली? तो ये हो गए अपोजिट एंगल्स बराबर। ठीक है, ये क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स हो गए बराबर। तो ये आपको मिल गए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब किसी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास इनफ एविडेंस है कि वो पैरेललोग्राम है? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और अपोजिट एंगल बराबर हो ऐसा नहीं होता। जैसे काइट में होता है। काइट में क्या होता है? काइट में एक अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा साइड्स पैरेलल नहीं होती। ट्रेपेजियम में साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम यह बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हम बोल सकते हैं AXCY इज अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा अगर आपको कोई और एविडेंस मिल रहा है तो आप सोचिए कि आपको कोई और एविडेंस मिल रहा है क्या? किन्हीं दो एंगल्स को जोड़ने पे आपको 180 डिग्री मिल रहा है। यदि इस तरीके से आपको एविडेंस मिलता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इन क्वाड्रिलैटरल AXCY हमारे पास है एक तो AY इज पैरेलल टू XC और दूसरा है कि भाई साहब एंगल XAY, अगर मैं अच्छे से लिखूं इसको एक बार, तो एंगल XAY बराबर है एंगल किसके? एंगल XY बराबर है एंगल XCY के। तो अपोजिट एंगल्स हो गए, साइड्स पैरेलल हो गई, तो हम बोल देंगे इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो इसी के साथ हम स्क्रीन कर रहे हैं क्लियर एंड मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 177 है हमारा, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एन एंगल। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल कुछ यूं बनाया गया है कि वो एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको डायग्राम बना के दूं तो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा डायग्राम, कि ये ऐसा कुछ है पैरेललोग्राम हमारा। ठीक है, एंड इसमें नहीं दिख रहा पैरेललोग्राम, कोई बात नहीं, दोबारा फ्रेश ट्राई करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए। तो इस पैरेललोग्राम में हो ये रहा है कि जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, अर्थात मान लीजिए ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब आपसे पूछ रहा है विल इट ऑल्सो बाइसेक्ट द अदर एंगल, गिव रीजन। अब अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C एंड D, ठीक है, ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। इसमें आप यहां ध्यान दें कि आपको दो ट्रायंगल कंपेयर करने हैं, ABC, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें आपको ये बताना है कि इन दोनों एंगल्स के बारे में कोई टिप्पणी हो सकती है क्या? तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC, ये कहां से आया? वो डायगोनल के बनाने के बाद जो बना है, ठीक है, प्लस एंगल ABC प्लस एंगल कितना? एंगल ACB। वो कौन सा एंगल है? वो तीसरा वाला एंगल, ऊपर वाला, टॉप वाला, इस तरफ, ये वाला एंगल। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में जिसका नाम है ट्रायंगल ACD या ADC, ऐसा लिख लीजिए आप, आपको मिलेगा सबसे पहले BAC की जगह DAC, ठीक है, प्लस एंगल ABC की जगह ADC प्लस एंगल ACB की जगह ACD। इन तीनों को जोड़ने पे भी 180 डिग्री आएगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जरा इन दोनों स्टेटमेंट्स पे नजर डालिए। इन दोनों के जो ये वाले साइड्स हैं वो बराबर हैं, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाले साइड्स भी बराबर होंगे। मतलब मेरे हिसाब से BAC, ठीक है, प्लस करेंगे जब आप उसमें ABC और प्लस करेंगे आप उसमें ACB, ये बराबर होगा इस तरफ जो हमको मिल रहा है दैट इज DAC, ठीक है,
देन प्लस एडीसी और साथ में आपने जोड़ दिया प्लस एसीडी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे बीएसी और ये बीएसी और एडीसी इनको कैंसिल कर रहा हूं। किसको? एबीसी को और एडीसी को कैंसिल कर रहा हूं एंड ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूं यहां पे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास? तो ऊपर बचा यहां पे बीएसी, ठीक है, प्लस एसीबी और इस तरफ बचा मेरे पास डीएसी एंड साथ में एसीडी। ठीक है, यहां पे भी मैं बीएसी और डीएसी को कैंसिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सवाल में बोला है कि एसी बाइसेक्स एंगल ए, क्योंकि मैंने माना है ना कि वो जो डायगोनल है वो एक एंगल बाइसेक्ट कर रही है। कौन सा? एंगल ए। इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला कि एसीबी बराबर हो गया एसीडी के, अर्थात ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्स द अदर एंगल ऑल्सो। क्या हो रहा है यहां पे? क्योंकि दूसरा एंगल भी दो हिस्सों में, रादर दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हां वो दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर। अगर आपको कॉपी करना है तो देख लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीन क्लियर एंड अगला प्रश्न देख लेते हैं 178। द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 45 डिग्री। तो आपको एक पैरेललोग्राम में दो अल्टीट्यूड बनानी है, लेकिन कहां? उसके वर्टेक्स पे जिसका एंगल है ऑब्ट्यूज, अर्थात कि बड़े मुंह वाले एंगल को यहां पे ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब दिख ही रहा ऑब्ट्यूज एंगल, मानने की कोई बात ही नहीं है। उससे आपने दो अल्टीट्यूड बनाई है, एक जा रही होगी इस तरफ, मतलब यहां से भी बना सकते हैं, तो एक जा रही है इस तरफ, ठीक है, दूसरी जा रही है इस तरफ। चलिए, और इन दोनों अल्टीट्यूड के बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। अब आपको बताना क्या है? आपको इस जो पर्टिकुलर पैरेललोग्राम है उसके सारे एंगल्स बताने हैं। तो ये लिखा मैंने ए बी सी डी। अब जरा यहां ध्यान दें, ठीक है, अगर मैं एंगल ए को एक्स बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल ए को एक्स बोल रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एंगल सी कितना होगा? यस सर। कितना होगा? सर एंगल सी भी एक्स होगा क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं। तो मेरा क्या था, मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, मैंने बोला कि एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल सी विड बी इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या है ये? अपोजिट एंगल्स है। तो यदि एंगल ए को माना आपने एक्स तो एंगल सी भी हो गया एक्स। तो हमने ये लिख दिया कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है और उनकी वैल्यू है एक्स। अब जरा यहां ध्यान दें, इन ट्राइंगल, मैं नाम दे रहा हूं ट्राइंगल को ए एम डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एन। चलिए, क्योंकि सवाल में कुछ दिया नहीं इसलिए हम खुद से लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ए एम डी में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एंगल ए मतलब एक्स बेसिकली प्लस एंगल एम जो कि कितना होगा? परपेंडिकुलर, तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल डी का ये वाला हिस्सा। कौन सा वाला हिस्सा? जो हमारे ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, इतना ही हिस्सा, वो 45 डिग्री और नहीं, इस तरफ वाला हिस्सा, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री आना चाहिए। सर किस खुशी में? इस खुशी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब जरा यहां ध्यान दें, इसका नाम था एक्स, एंगल एम की वैल्यू है 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, मतलब अल्टीट्यूड है, और एंगल डी का वो वाला हिस्सा हमें निकालना है, तो उसको मैं लिख रहा हूं एंगल ए डी एम, ठीक है, और ये पूरा है 180 के बराबर। तो आपको मिलेगी यहां से एडीएम की वैल्यू, 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा, और ये x माइनस होगा तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो था इसकी वैल्यू मुझे मिली 90 माइनस एक्स। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं,
जैसा मैंने यहां पे किया, सिमिलरली अगर मैं उस तरफ जाऊंगा, मतलब कौन से, ये ऊपर वाले ट्राइंगल की तरफ, तो ये एंगल x ये होगा 90। तो क्या आप मुझे इस एंगल की वैल्यू बता सकते हैं? सर सेम एग्जैक्टली जैसे यहां किया आपने वैसा वहां करेंगे, तो यहां पे भी 90 माइनस एक्स आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो सिमिलरली मैं लिख रहा हूं, सिमिलरली एंगल सी डी एन जो होगा वो भी होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है। अब आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि मैं बोल रहा हूं कि एंगल सी प्लस एंगल डी पूरा, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। सर किस खुशी में? बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं सर? उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो एंगल सी की वैल्यू है x। ठीक है। अब जरा मुझे एंगल डी की वैल्यू बताओ। सर एंगल डी को अपने 3 अलग अलग हिस्सों में बताया। बिल्कुल ठीक। तो एक हिस्सा है 90 माइनस एक्स, फिर उसके बाद है 45 डिग्री, तो ये हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद है एक और बार 90 माइनस एक्स, और इन तीनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए मुझे? 180 डिग्री। आप जरा यहां ध्यान दें, 90 और 90 जोड़ के कितना हो जाएगा सर? 180। 180 को वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। बिल्कुल ठीक। और यहां पे देखो x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? तो x माइनस एक्स कैंसिल। ये 90 को जब आप ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे ऐड हो रहे हैं, साइड चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के बचा कि 45 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्या ये समझ में आया? एक बार फिर से, प्लस एक्स माइनस एक्स हो गए कैंसिल। ठीक है। 90 और 90 जोड़ने पे होगा 180, तो वो 180 इस तरफ और 180 उस तरफ, बात बराबर हो गई, तो उनको भी हमने कर दिया कैंसिल। तो वहां पे सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहां हमारे पास क्या बचा? एक 45 बच गया और एक माइनस एक्स बच गया। माइनस एक्स को जब आप साइड चेंज करके भेजोगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, और आपको मिल जाएगी एक्स की वैल्यू एज 45 डिग्री। यदि एक्स की वैल्यू 45 है तो क्या बाकी सारे एंगल निकाल सकते हो? हाँ सर, एंगल ए है 45 क्योंकि वो है एक्स की वैल्यू, एंगल सी है 45 क्योंकि वो भी है एक्स की वैल्यू। अब एंगल बी जो होगा वो होगा एडजेसेंट एंगल, तो 180 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। बिल्कुल ठीक। और एंगल डी की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी? 135 डिग्री। क्या चारों एंगल निकल गए? यस सर। सवाल में क्या था? फाइंड द एंगल्स, निकाल दिए हमने इजीली। क्या कोई समस्या मन में? क्या कोई शंका? नहीं सर। चलिए, आपको अगर देखना है देख लीजिए एक बार। मैं कर रहा हूं यहां पे स्क्रीन को क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं सवाल क्रमांक 179 की तरफ, जो कह रहा है हमसे ABCD इज अ rhombus such that the perpendicular bisector of AB passes through D। ठीक है। क्या बोल रहा है? ABCD एक rhombus है। ठीक है, बना लेते हैं एक rhombus। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है बनाना। चलिए, एक कुछ रोम्बस जैसा दिख रहा है मुझे। तो ABCD एक रोम्बस है जिसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और रोम्बस को टिल्ट करना पड़ेगा, तब वो एग्जैक्ट बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ मान लीजिए। चलिए ठीक है। तो ABCD एक रोम्बस है, ये लिख दिया हमने ABCD। अब आपसे बोल रहा है वो कि AB का बाइसेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? वो जो AB को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, वो कहां से पास हो रहा है? D से। मतलब मान लीजिए ये है हमारा बाइसेक्टर और ये पास कहां से हो रहा है? D से पास हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया E। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि सर A से लेकर E तक की दूरी और E से लेकर B तक की दूरी बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। इतनी जानकारी के हिसाब से आपको इस रोम्बस के एंगल्स निकालने हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास खाली ये पता है कि ये बाइसेक्टर है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और बनाएंगे एक डायगोनल जिसका नाम है BD। ठीक है। तो मैंने लिखा है यहां पे कंस्ट्रक्शन जॉइन B to
डी। ठीक है, अब जरा आप रोड मैप समझ लें हमें करना क्या है। तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि पहले मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कौन से ट्रायंगल को? ADE, इस तरफ वाले को उस तरफ वाले कॉन्ग्रुएंट जिसका नाम है BDE। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मैं क्या करूंगा, उसके बाद में CPCT से ये वो क्या आंसर लाऊंगा कि ये दोनों बराबर हैं। और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये रोम्बस है तो ये AD होगा AB के पूरे के बराबर। तो ये ABD जो है हमारा ये हो जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मतलब ये एंगल हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम एक एंगल निकालेंगे और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल मिल गया तो बाकी तीन निकालना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हमारे प्रूफ में इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल कौन सा? BDE। ये दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको कौन सी चीज दिख रही है जो कि बराबर होगी? सर DE इक्वल टू D, क्योंकि वो कॉमन है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो क्या है? कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा ये DE है क्या बेसिकली? सर ये है एक बाइसेक्टर, अर्थात दोनों एंगल्स को बराबर हिस्सों में, दोनों साइड्स को बराबर हिस्सों में बांटने वाली। तो यहां से मैं लिख रहा हूं AE इक्वल टू EB। ये क्या होगा? बाइसेक्टर। ठीक है, इसके अलावा अब जरा यहां ध्यान देना, वर्ड में एग्जाम में क्या लिखा है? यहां पे सॉरी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अर्थात ये एंगल कितना है? सर ये एंगल है 90 डिग्री। तो मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल AED वुड बी इक्वल टू एंगल BED, क्योंकि दोनों है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि DE है परपेंडिकुलर टू AB। तो न सिर्फ बाइसेक्टर है बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब हमें क्या मिल गया? दो साइड्स और एक बीच का एंगल। दो साइड्स कौन सी? एक तो DE कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है, दोनों काउंट कर रहे हैं उसको। तो एक हो गई वो कॉमन, एक हो गया एंगल 90, दूसरी हो गई साइड्स बराबर। तो साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ADE हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDE के, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? SAS, साइड, बीच वाला एंगल और एक और साइड। अब आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है? सर इसके बदौलत हम ये बोल सकते हैं CPCT से कि AD और BD आपस में बराबर हैं बिकॉज ऑफ CPCT। धन्यवाद। ठीक है, इसके अलावा मैं बोल रहा हूं कि AD बराबर है AB के। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं नाउ, क्योंकि मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूं। तो नाउ AD इक्वल टू AB बिकॉज ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, और रोम्बस की साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। अब यहां ध्यान देना, BD बराबर है AD के और AD बराबर है AB के। मतलब उस ट्रायंगल में जो ABD ट्रायंगल है उसमें, तो इन ट्रायंगल ABD पहले आपने दो छोटे छोटे हिस्से लिए थे अंदर के, अब आप पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD AB इज इक्वल टू AD एंड विच इज इक्वल टू BD। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD क्या है? ट्रायंगल ABD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इतनी सारी मेहनत सिर्फ एक कंक्लूजन के लिए कि ABD क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि देयरफॉर एंगल BAD अर्थात एंगल A जो है हमारा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब अगर एंगल A 60 है तो एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल C, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि वो क्या है? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब एंगल A अगर 60 है तो एंगल B कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 है इसके पास, बाकी पूरा इसके पास जाएगा। सिमिलरली एंगल D कितना होगा? वो भी होगा 120, क्योंकि वो किसके अपोजिट है? वो एंगल B के अपोजिट है।
तो जब आपने एंगल बी निकाला तो फिर एंगल डी निकालना कोई समस्या नहीं होगी। तो हमारी ज्यादा मेहनत कहां लगी, हमारी ज्यादा मेहनत लगी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, उसके बाद सीपीसीटी यूज करना था, उसके बाद तो एकदम मक्खन आराम से इजीली हो गया। बट ध्यान क्या रखना है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते वक्त, और आपका सबसे बड़ा मददगार कौन है, आपका सवाल जो कि दे रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल 90 और दो बराबर हिस्से, इतना हिंट लेकर आपको अपना सवाल सॉल्व करना है। चलिए ये सवाल होता है आपका सॉल्व। यस सर, मैं यहां पे कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 180 है हमारा। क्या कह रहा है आपसे सवाल कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम पी आर क्यू ए इज फॉर्म्ड। अब आपको एक नया पैरेललोग्राम दे दिया, क्या बोल रहा है कि पहले से एक एबीसीडी नामक पैरेललोग्राम है, ठीक है, आपने बना दिया एबीसीडी पैरेललोग्राम। चलिए बहुत ही आसान सवाल होने वाला है, एक बार डायग्राम बन जाए बस, तो डायग्राम बन जाएगा फिर तो आप हंसते खेलते इसका आंसर बता दोगे। तो ये है एबीसीडी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉइंट P और Q लिए गए हैं, कहां पे लिए गए हैं सर, उनको हमने लिया है साइड AB और AD पे। तो AB पे है पॉइंट P, AD पे है पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट P एंड Q एंड द पैरेललोग्राम PRQA। अब इसमें R कहां पे आएगा, तो बेसिकली हो ये रहा है कि R पॉइंट नामक यहां पे मान लीजिए कहीं पे है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम बनाया गया है। ये रहा आपका PRQA। और अगर आप ये डायग्राम समझ गए फिर तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आपको दिया हुआ है कि एंगल C है 45 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल R कितना होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं एकदम पहले वाले पैरेललोग्राम से कि इन पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि वही बड़ा है ना, तो पहले उसको पूछा जाएगा। तो इन पैरेललोग्राम ABCD में बोल रहा हूं एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स। क्या इसमें कोई समस्या नहीं सर। अब यदि एंगल C है 45 तो एंगल AB कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यस सर। अब इसके बाद आ जाओ छोटे पैरेललोग्राम पे जिसका नाम है, क्या नाम है, PRQA, ठीक है। सवाल में पहले से गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमें खाली पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट यूज करने। इसमें भी एंगल R वुड बी इक्वल टू एंगल A बिकॉज वो है अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो भाई अपोजिट का मतलब है आमने सामने, तो C के सामने A है, पर जब आप A की नजर से देखोगे तो उसके सामने R भी है और C भी है, दोनों एंगल उसके सामने ही है ना। इनफैक्ट एक ही दिशा में, मान लो एक छोटी बिल्डिंग है एक बड़ी बिल्डिंग है, तो वो आसानी से दिख रही है, ठीक है। तो एंगल R की वैल्यू हमें पता करनी थी, जो हो जाएगी एंगल A के बराबर, जो कि स्वयं है 45 डिग्री के बराबर। तो C से निकाला A, फिर A से निकाला R, पर दोनों जगह पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट ही यूज किया है। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका, नो सर, कोई डाउट, नो सर। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, हम मूव करते हैं सवाल क्रमांक 181 की तरफ। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाइसेक्ट्स BC। यहां पे क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका जो बाइसेक्टर एंगल A का वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले हमें ABCD पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ और चर्चा कर पाएंगे इस पे। तो ये हमारा ABCD बन रहा है इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म। चलिए तो ये है ABCD, ये बन गया। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर मतलब एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला जो लाइन है वो कहां जा रहा है, वो BC से टकरा रहा है। क्यों, किस तरीके से, बाइसेक्ट्स BC, अर्थात उसने BC के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, BC के दो बराबर हिस्से कर दिए हैं। नहीं ये भी छोटा है, हाँ ये मान लीजिए, चलो ठीक है। तो इन दी एंड क्या हुआ भाई, एंगल A का जो बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को इस एंगल के बराबर बनाने वाला, उसने BC को बाइसेक्ट कर दिया है एट पॉइंट। कुछ लिखा है क्या, नहीं सर कुछ लिखा तो नहीं है, तो हम इसको नाम दे देते E, ठीक है।
अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है वो कि क्या एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ऑल्सो बाइसेक्ट एडी। तो आपसे पूछ रहा है यदि हम एंगल बी का बाइसेक्टर बनाएंगे, मान लीजिए हमने बी का बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, कुछ इस प्रकार, तो क्या वो एडी को बाइसेक्ट करेगा, अर्थात एएफ से लेकर एफडी तक की दूरी बराबर हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब ये कैसे हम पता लगाएंगे, तो जरा यहां ध्यान दीजिए, मैं एफ और ई को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट्स बीसी एट ई। ये मैंने बढ़िया से एड्रेस बता दिया कि भाई साहब देखिए जो एंगल ए का बाइसेक्टर है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैं लिख रहा हूं कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई, ऑफ एंगल, क्योंकि हमें दूसरे किससे कौन सा एंगल की बात करनी है, एंगल बी की, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, इंटरसेक्ट्स एडी एट एफ। सर आपने ऊपर लिखा बाइसेक्ट, यहां लिखा इंटरसेक्ट, दोनों में क्या फर्क है। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है जहां पे टच किया वहां पे दो बराबर हिस्सों में बांट देना, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है टच करना। तो सर क्या एफ ने एडी को टच किया है, हाँ बिल्कुल ठीक। क्या एफ मिड पॉइंट है या एफ बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो आपको प्रूव करना है। तो अगर आप वो गिवन में लिख दोगे, आप वो स्टार्टिंग में लिख दोगे, तो फिर तो आपने लिखने से ही सवाल प्रूव कर दिया, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता मैथमेटिकली, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इंटरसेक्ट लिखा है। अब मैं यहां पे लिख दूंगा नीचे कि मुझे टू प्रूव ये करना है कि क्या नाम है उसका, ये एफ बाइसेक्ट्स एडी। कौन सा एफ है भाई, ये तो बी एफ मान लो इसको, ठीक है। तो बी एफ बाइसेक्ट्स एडी। अब मेरा सवाल कंप्लीट हो गया, ये मुझे गिवन था ऊपर की जानकारी और ये मुझे प्रूफ करनी है, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है टच करना या फिर ऐसे निकल जाना, और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से करना, ठीक है। चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, जॉइन ई टू एफ, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दें, अब मैं आपसे बोल रहा हूं सबसे पहले कि एंगल बी ए ई, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पे, तो एंगल बी ए ई बराबर है एंगल एफ ए ई के। क्या इसमें कोई समस्या नहीं सर, आपको कैसे पता, अरे अभी ऊपर लिखा है भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको यूज तो करे जब कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला है। तो क्या लिख रहे हैं आप यहां पे, तो यहां पे लिख रहे हैं ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ध्यान देना यहां पे कि एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ई ए। सर कौन सा एंगल, ये वाला। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं। सर कैसे, वेरी सिंपल, ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइंस क्या है बेसिकली, ये दोनों लाइंस है, मतलब कौन सी वाली, ये वाली, और ये लाइंस हैं क्या, दे आर पैरेलल लाइंस। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। सर इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे आपको यह फायदा हुआ कि जो एंगल बी ए ई है वो बराबर हो गया एंगल बी ई ए के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, विच मींस जो ट्राइंगल है हमारा ए बी ई, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई ये क्या हो जाएगा, ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि इसके एंगल्स हो गए बराबर, दो एंगल बराबर हो जाते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हो। और इसकी मदद से आपको मिलेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। क्या बोला मैंने, ए बी इज इक्वल टू बी ई। अब ये तो था इस तरफ, जब आप उस तरफ देखते मतलब कहां, एंगल बी की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि बी एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये वाला एंगल होगा इस एंगल के बराबर, बिकॉज वो भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड आपको साथ में फिर मिलेगा, अब भाई ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो आपस में आपको मिलेगा कि ये दोनों एंगल्स बराबर
और उसी तरीके से सिमिलरली आपको मिल जाएगा कि सिमिलरली आपको मिलेगा कि ए बी जो है, सिमिलरली ए बी जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है ए एफ के। ठीक है सर, कैसे, एक बार फिर ध्यान देना। देखो यहां पे ये जो लाइन है बी एफ, वो क्या है, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी की, क्योंकि हमें सवाल में दिया है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी जो है वो एडी को बाइसेक्ट करेगा या नहीं, वो बताना है। तो एंगल बी की जो बाइसेक्टर है वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ठीक है सर, उसके अलावा ये लाइन इसके पैरेलल है, जैसा कि हमने पहले केस में देखा था। तो वहां पे आपको क्या मिला था, क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल है तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड ये दोनों चीजें, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल भी इसके बराबर, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, जैसा कि हमने अभी किया। सेम डिट्टो, वैसे बस लिखने की देर है, पर वो हम नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही चीज करनी है तो लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो यहां से आपको मिल रहा है कि ए बी और ए एफ हो गए बराबर, एंड आपको रिजल्ट इससे क्या मिलेगा कि बीई और ए एफ हैं बराबर। क्या बोला मैंने, बीई और ए एफ हैं बराबर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब इससे हमें क्या एडवांटेज होगा, तो इससे हमें एडवांटेज यह होगा कि जब आप दोनों का ट्वाइस करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। कौन से? ट्वाइस ऑफ बीई करने का मतलब है बीई को दो बार ऐड करना। तो एक बार मैं बीई को ऐसे ही ऐड कर रहा हूं, मैं दूसरा बीई ऐड कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सीई। सर ये कैसे? क्योंकि बीई और सीई आपस में क्या है, बराबर हैं। आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब आप इसको डबल कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ बीई इज इक्वल टू बीसी। क्या ये करेक्ट है? क्योंकि ये क्या है, ये जो AE है वो बाइसेक्टर है, तो वो डबल कर देगा, दोनों हिस्सों को बराबर कर देगा। तो नीचे वाले हिस्से का डबल करने पे आपको पूरा का पूरा साइड मिल रहा है। और ये BC बराबर है AD के। सर कैसे? क्योंकि वो अपोजिट साइड्स हैं। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पे आ जाएगा AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AF, एंड आप ब्रैकेट में रीजन लिख दो कि BC एंड AD आर अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। ठीक है, इस वजह से आप जब हाफ 2 को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि AF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। दैट मींस देयरफॉर AF आप लिख सकते हैं एंड रिजल्ट के तौर पे कि AF बाइसेक्स AD। क्योंकि हाफ हो गया मतलब आधा हिस्से नीचे आधा हिस्सा ऊपर, तो आधा इधर आधा इधर, तो पूरे को तो उसने बाइसेक कर दिया ना, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया ना। तो ये हो जाएगा AD बाइसेक्स, सॉरी AF बाइसेक्स AD, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि BF बाइसेक्स AD। एक बार फिर से ध्यान देना, यहां पे हमने क्या किया। बहुत अच्छा सवाल है लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग उपयोग कराता है। तो अगर मैं आपको डायग्राम दोबारा बना के दिखाऊं एंड एकदम नीटली समझाऊं तो कुछ यूं आपकी फिल्म बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है एक पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसमें एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो जिस लाइन पे गिर रहा है BC पर, उसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब आपको उन्होंने बोला कि जब आप B से F तक का बाइसेक्टर बना रहे हैं, मतलब एंगल B का बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो क्या वो AD को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा? तो हमने बना के देख लिया। तो ये हो गया ये एंगल B का बाइसेक्टर F। ठीक है, इसको हमने बोल दिया E। तो आपको क्या बताना है कि क्या BF AD को बाइसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो हमने यहां पे दिमाग क्या लगाया है कि सबसे पहले हमने बोला ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। अब जो ये दोनों एंगल्स बराबर, साथ ही साथ ये वाला एंगल इसके बराबर, तो इन दी एंड 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, तो 1 वुड बी इक्वल टू 3। यस सर। तो इससे आपको क्या मिला? इससे आपको मिला कि ये जो ABE है ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, तो मतलब AB और BE हो जाएंगे बराबर। तो जितना AB का लेंथ उतना BE का लेंथ। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 का काम हो गया खत्म, तो उसको हम हटा रहे हैं। अब आ जाओ इस तरफ। ठीक है, यहां पे भी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे क्योंकि BF क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और
एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 होंगे बराबर, क्योंकि वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 3 के, तो 3 बराबर 1 के, क्योंकि और उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा ए बी एफ एक कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये वाली साइड हो गई इस हिस्से के बराबर। अब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इस पूरे का आधा है, ठीक है, और ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका आधा और ये दोनों आपस में बराबर, वो दोनों आपस में बराबर, तो दो बड़े बड़े बराबर, दो छोटे छोटे बराबर, जो रिश्ता इनके बीच में है वही रिश्ता इस तरफ मेंटेन हो जाएगा। तो वहां पे रिश्ता था आधे आधे का, बाइसेक्टर का, तो यहां पे भी रिश्ता बन गया बाइसेक्टर का। तो अब क्या लिखोगे यहां पे कि बी, ये तो ए एफ रहेगा, यहां आप लिखोगे कि बी एफ बाइसेक्स एडी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, कॉपी करना है तो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, ठीक है। चलिए 1 2 आई थिंक दैट इज इनफ। अब मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 182 है हमारा। अ रेगुलर पेंटागन ABCDE, रेगुलर का मतलब सारी साइड्स बराबर वाला, एंड अ स्क्वायर ABFG, एक स्क्वायर है जिस स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर, ठीक है, आर फॉर्म्ड ऑन द सेम ऑन एन अपोजिट साइड ऑफ AB। तो पहले आपने बनाया एक AB, ठीक है, उसके एक तरफ ऊपर बन रहा है स्क्वायर और एक तरफ बन रहा है पेंटागन, ठीक है। तो मतलब एक तरफ ये 4 कोनों वाला स्क्वायर और एक तरफ सेम ही डायमेंशंस वाला लगभग एक बनेगा पेंटागन। नहीं, ये तो हेक्सागन बन गया। 1 2 3 4 5 6 पेंटागन बना, मतलब कितनी साइड्स सर? 5 साइड्स। चलिए, तो इसको ओपन नहीं करना है, सीधे लेके जाना है, क्योंकि ओपन करेंगे तो फिर हल्का सा टेढ़ा कर सकते हैं आप इस तरीके से, ताकि आपको जगह मिल जाए 5 साइड्स बनाने की। चलिए, तो एक स्क्वायर एक पेंटागन बन रहा है कुछ इस प्रकार, जिनके डायमेंशंस बराबर हैं, मतलब ये सबकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए, आपको अब बताना क्या है, तो इसका नाम था बेस, है ना, ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। तो ये है हमारा AB, तो ये हो गया A, ये हो गया B। स्क्वायर का नाम क्या है? स्क्वायर का नाम है ABFG। तो ABFG, और इधर पे नाम है ABCDE, तो ABCD और E। ये पेंटागन और स्क्वायर बन गया। आपको क्या निकालना है? फाइंड एंगल BCF। तो मतलब अगर आप एंगल BCF को निकालना चाह रहे हैं, अब ऐसा हमारा सवाल हमसे बोल रहा है, क्या निकालना है? एंगल BCF। कैसे निकालेंगे सर? पहले B से ये BCF मतलब ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि ये है साइड B, ठीक है। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि कैसे इसको निकालेंगे। पहली बात तो बहुत बारीक सा एंगल एकदम यहां पे है। अगर ये है पॉइंट B, अगर मैं लिखना चाहूं तो ये एंगल है 90 डिग्री, ये सबको पता है, ठीक है। क्या कोई मुझे ये एंगल बता सकता है? ठीक है सर, ये एंगल होगा जो कि हमारा पेंटागन का रेगुलर एंगल होता है उसके बराबर। तो हाउ डू यू फाइंड एंगल ऑफ अ पेंटागन? तो सर सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन कैसे निकालते हो सर? फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताइए क्या है सर? n-2 इंटू 180 डिग्री इज द फॉर्मूला। तो मतलब 5-2 इंटू 180 डिग्री है फॉर्मूला, तो 3 इंटू 180 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 540। पर ये तो पूरे पेंटागन के लिए। आपको यदि किसी एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो क्या होगा? तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो मेजर ऑफ 1 इंटीरियर एंगल। अब सारे एंगल्स बराबर हैं और सबको जोड़ने पे आ रहा है 540, तो डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो हर एक एंगल की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी? 108 डिग्री। तो ऊपर है 90, नीचे हो जाएगा 108, ठीक है। अब आपको बताना है कि इससे हम क्या करेंगे। अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल BCF पर, ठीक है। अगर BCF में अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए बन रहा है, बहुत पतला सा एंगल है हमारा, ट्रायंगल है, मतलब इसमें ये दोनों चीजें बराबर है। कैसे भाई? वो पेंटागन और स्क्वायर की साइड थे जो कि दोनों रेगुलर है, मतलब सारी साइड्स बराबर वाले हैं, ठीक है। तो ये बराबर है आपस में, इसीलिए जो BCF है वो क्या है? वो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब कि ये एंगल X और ये एंगल X बराबर होंगे,
ठीक है, तो ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप इसको कैसे पता लगाएंगे, किसको, इस बड़े एंगल को कैसे पता लगाएंगे। यदि आप वो पता लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप जरा उस बड़े एंगल पे ध्यान दो, तो वो बड़ा एंगल कहां है, यहां पे है। ठीक है, बड़ा एंगल कुल मिला के जो तीनों एंगल है, कौन कौन से, एक जो आपके ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, एक है 90, तीसरा है 108। इन तीनों को जोड़ने पे मुझे कितना मिलेगा, क्या आप बता सकते हो? सर जितना हमें कैलकुलेशन पता है, पूरा सर्कल है, मतलब तीनों को जोड़ने पे मिलता है 180। बिल्कुल ठीक। अब 360, क्योंकि पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो पूरा जब आप सर्कल कंप्लीट करते हो आपको मिलता है 360 डिग्री। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एंगल 90 डिग्री, तो लिख रहा हूं यहां पे नाउ, ठीक है, 90 डिग्री 108 डिग्री प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या इसमें कोई दिक्कत है? उन तीनों एंगल्स को जोड़ने पे मिलेगा 360, दो है 90 और 108, तीसरा आपको निकालना है। तो 90 और 108 जोड़ने पे हो जाएगा 198। तो CBF की वैल्यू हो जाएगी कितनी? तो सर CBF हो जाएगा 360 में से 198 घटाने पे जितना मिलेगा उतना, और यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 162 डिग्री। कितना? 162 डिग्री। सर आपने इतना तेज कैलकुलेशन कैसे किया? एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। 198 है, इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे आएगा कितना सर, 200। 360 में से 200 माइनस करो, कितना हो जाएगा सर, 160। और आप यहाँ पे आपने दो ज्यादा कर दिया है, तो वो दो वापस ऐड कर दो जो आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, तो वो ऐड किया तो 162 हो गया। अब ये जो एंगल है इसको हम यूज करेंगे हमारा सवाल खत्म करने के लिए। ट्राइंगल का नाम क्या है? तो इन ट्राइंगल BCF, ठीक है, तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, 180 डिग्री। उसमें से एक है 162 डिग्री, बाकी दोनों है बराबर x, तो टोटल मिला के हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 2x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री, तो 2x हो जाएगा कितना, 18 के बराबर, और x हो जाएगा 9 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना होगा, 9 डिग्री। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर ये 360 कैसा है, कुछ समझ नहीं आया, तो जरा इस बात का ध्यान रखें, जब आप दो आपके जो वो होते हैं ना प्रोट्रैक्टर, जिसको आप D बोलते हैं, आधा चांद बोलते हैं, उन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक फुल सर्कल बनेगा। तो 180 एक तरफ, 180 दूसरी तरफ, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है तो आपका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। इस सवाल में कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 183 हमारा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स विच कैन अ कॉन्वेक्स, अ क्वाड्रिलैटरल, अ पेंटागन, अ हेक्सागन कैन हैव। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एक कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन में हो सकते हैं कितने एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड जर्नलाइज द रिजल्ट फॉर एनी पॉलीगन। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे कोई पैटर्न देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल हो सकते हैं, पेंटागन में 3 हो सकते हैं, तो क्या कोई पैटर्न है क्या? मतलब ऐसे n माइनस नंबर ऑफ साइड्स माइनस कुछ करने पे वो आ रहा है नंबर, ऐसा कुछ पैटर्न तो बताओ। नहीं है तो आपका आंसर बताओ। अब फॉर एनी पॉलीगॉन, सबसे छोटा पॉलीगॉन बताओगे मुझे कौन सा है? सर सबसे छोटा पॉलीगॉन है ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक। ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं? तो सर ट्रायंगल में तो 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमारे पास तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नाम के एक ट्रायंगल्स भी होते हैं। यहां पे वो पूछ रहा है मैक्सिमम हो सकते हैं क्या, तो 3 एक्यूट एंगल से भी ट्रायंगल बन सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आते हम क्वाड्रिलैटरल की तरफ। कितने साइड्स? 4 साइड्स। कितने एंगल्स? 4। क्या बोल रहा है हमारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। अब अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, ठीक है, या चारों एंगल है। ठीक है, अब मैक्सिमम केस जो हम अज्यूम कर सकते हैं क्वाड्रिलैटरल में वो ये हो सकता है कि चारों एंगल एक्यूट हो गए। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, चारों एक्यूट एंगल मतलब चारों इंटीरियर एंगल क्या हो गए? तो 4 इंटीरियर एंगल्स हो गए एक्यूट। ठीक है, इसका मतलब है जो आपके 4 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे?
सर जब इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एक्यूट और इन दोनों को जोड़ने पे आता है 180, तो जब इंटीरियर वाले एक्यूट हो जाएंगे तो एक्सटीरियर वालों को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे काम आएगा। क्या बोला मैंने कि अगर आपके चारों इंटीरियर एंगल एक्यूट हो जाते हैं तो चार एक्यूट एंगल को चार एक्सटीरियर एंगल को क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये एक्यूट हैं, ये 90 से कम है, तो उनको 90 से ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी तो उनको ऐड करने पे 180 आएगा। तो एक 90 से कम, दूसरा 90 से ज्यादा, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करके 180 के बराबर ले आएंगे। अब यदि चारों एक्सटीरियर एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज हैं, तो मतलब सम ऑफ 4 एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा? सर सम ऑफ 4 एक्सटीरियर एंगल्स वुड बी पक्का ग्रेटर देन 360 डिग्री। सर आप इतना श्योर कैसे हैं? भाई चारों ऑब्ट्यूज हैं, चारों 90 से ज्यादा हैं, और 90 से अगर थोड़े थोड़े भी ज्यादा हो गए चारों तो भी 360 से ज्यादा हो जाएगा। बट लेकिन ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब चार एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकते, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो कितने पे सेटल करना पड़ेगा कि 3 इंटीरियर एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 3 इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। तो जो 3 इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एक्यूट, उनको बैलेंस करने के लिए जो चौथा इंटीरियर एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो जो भी कमी वहां पड़ रही है वो यहां बैलेंस होके हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो खराब नहीं होगा। तो इन केस ऑफ क्वाड्रिलैटरल ऑल्सो आपके 3 ही एंगल्स हो सकते हैं एक्यूट। अब आप जरा पेंटागन की बात करते हैं, ठीक है। पेंटागन में क्या होता है? तो सर पेंटागन में होती हैं 5 साइड्स, ठीक है। पेंटागन में होते हैं 5 इंटीरियर एंगल्स। अब अगर पांचों एक्यूट हो गए तो ये 5 को क्या होना पड़ेगा? तो सर पांचों एक्सटीरियर एंगल को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। तो मतलब सम कितना हो जाएगा पांचों का? सर 360 से बहुत ज्यादा, ठीक है। पर हमें 360 से बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर 4 का भी हो गया, अगर 4 भी हो गए एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज, ठीक है, तो भी हमारा सम ज्यादा हो जाएगा। तो वो 4 तक भी नहीं जा सकते आप, आपको कहां रुकना पड़ेगा? आपको 3 पे ही रुकना पड़ेगा। एक बार फिर से क्या बोला हमने कि अगर पेंटागन में पांचों इंटीरियर एंगल एक्यूट हो गए तो पांचों एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। मतलब उन पांचों का सम कितना हो जाएगा? 360 से ज्यादा। पर हमने अभी देखा क्वाड्रिलैटरल के केस में कि 4 का भी सम 360 से ज्यादा होगा तो भी बात नहीं बनेगी। आपको कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। तो इसलिए कितने होंगे इंटीरियर एंगल एक्यूट? 3। ऐसे ही हेक्सागन में भी सेम होगा, क्योंकि सम 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसका? एक्सटीरियर एंगल का। अब आप यहां पे किसको फोकस कर रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल को। सर ऐसा क्यों, हम इंटीरियर एंगल्स पे बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो इंटीरियर एंगल की वैल्यू साइड के साथ बढ़ती रहती है, तो वहां थोड़ी समस्या ज्यादा है, वहां थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल में फिक्स है 360, तो 360 जब चीजें फिक्स होती हैं तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, खत्म, यहीं पे डील खत्म होती है। तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल को मैनेज करना आसान है, उसके थ्रू रीजन देना आसान है, इसीलिए हम यहां पे एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो पेंटागन में भी हमने क्या देखा? 3 साइड्स। ऐसे ही हेक्सागन में क्या होगा? अब भाई 3 हो पाएंगे एक्यूट, क्योंकि जैसा ही चौथा एक्यूट होगा आपका एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकल जाएगा बाहर, किसके? 360 डिग्री के, इसीलिए आप उसको भी मैनेज नहीं कर सकते। तो कितना होगा? फिक्स हो सकता है कि एट मैक्स 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पैटर्न क्या है भाई? पैटर्न फिक्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो, इंटीरियर एंगल्स में एक्यूट एंगल्स केवल 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं सवाल क्रमांक 184 की तरफ। आपको यहां पे दिया है डायग्राम, जिसमें दिया है कि FD इज पैरेलल टू BC एंड विच इज पैरेलल टू AE। तो FD इज पैरेलल टू BC एंड विच इज पैरेलल टू AE, ठीक है। इसके अलावा AC इज पैरेलल टू ED, ठीक है। अगर इतना मुझे पता है, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो AFDE है वो पैरेललोग्राम है? तो वहां पे क्या मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगा सकता हूं? जी हां सर, बिल्कुल लगा सकते हैं।
परंतु किंतु वो करने से पहले मुझे एंगल एक्स फाइंड करने से पहले काफी सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यहां ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल बनाया एबीसी ये क्यों बनाया है और उसके दो एंगल क्यों दिए हैं, यही सोच के आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है कि भाई साहब इस ट्राइंगल में दो साइड दो एंगल दिए, तीसरा नहीं दिया है, तो मैं फटाफट से तीसरा एंगल निकाल लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा शायद कुछ। तो इन ट्राइंगल एबीसी 52 डिग्री, ठीक है, प्लस 64 डिग्री प्लस एंगल सी करने पे आना चाहिए कितना, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो एंगल सी आएगा 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करो तो 4 और 2 हो जाएगा 6, ठीक है, 6 और 5 है 11, तो ये हो जाएगा 116 डिग्री। एंगल की वैल्यू कैसे आई है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। चलिए अब 4 और 2 6, 6 और 5 11, सबट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, तो एंगल सी की वैल्यू आएगी 180 में से कितना घटाना है, 16 घटाना है, तो 80 में से जब आप 16 घटाएंगे तो 10 गया 70, 6 गया तो आ जाना चाहिए 64। एक बार चेक करो 6 तो जी हाँ 64 डिग्री आनी चाहिए एंगल सी की वैल्यू। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 64 डिग्री। क्या कोई समस्या इसमें, नहीं सर। अब जरा यहां ध्यान दें, यदि एंगल सी है 64 डिग्री, क्या मैं एंगल ए की वैल्यू पता लगा सकता हूं, सर कैसे, कुछ यूं कि भाई साहब सवाल में गिवन है कि BC इज पैरेलल टू AE, नाउ BC इज पैरेलल टू AE, ठीक है, एंड साथ में हम लिख रहे हैं कौन है ट्रांसवर्सल, साथ में मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब AC है ट्रांसवर्सल। क्या बोला मैंने बोला कि BC, जैसा कि सवाल में गिवन है कि BC इज पैरेलल टू AE, तो BC इज पैरेलल टू AE एंड AC इज ट्रांसवर्सल। इन दिस केस वो दोनों एंगल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, सर दे आर लुकिंग एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक। तो मैं लिख रहा हूं एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल C, और अगर मैं सही से नाम लिखूं क्योंकि वहां पे 2 बार एंगल A है, तो EAF या EAC सॉरी, तो EAC वुड बी इक्वल टू एंगल BCA बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा कि एंगल EAC की वैल्यू है 64 डिग्री, जो हमें x तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेगी। सर वो कैसे, अब जरा यहां पे देखिए, फिर से गिवन है AC इज पैरेलल टू ED, तो अब अगर आप बोल रहे हैं कि AC इज पैरेलल टू ED, ठीक है, तो यहां पे फिर से लिख रहा हूं, पहले हमने नाउ लिख दिया तो हम ऑल्सो लिख देते हैं कि AC इज पैरेलल टू ED एंड AE है ट्रांसवर्सल। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है दर्शकों, मतलब स्टूडेंट्स, कि सब कुछ हटा दिया, ठीक है, आप बोल रहे हो AC इज पैरेलल टू ED एंड AE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, और आपको कौन सा एंगल पे ध्यान देना है, आपको ये वाले एंगल पे और x पे ध्यान देना है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा, सर यदि दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके बीच एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, तो अंदर के एंगल अर्थात इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि यहां पे नीचे की साइड है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अर्थात उनको जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एंगल EAC प्लस x इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, जैसा कि सामान्य भाषा में कहा जाता है। कई बार लोग पूरा सेंटेंस भी लिखते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो EAC की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 64 डिग्री। x आपको पता लगाना है, अब तो आपके लिए बिल्कुल आसान सी बात है। 180 में से क्या करेंगे सर, x निकालने के लिए 180 में से 64 को माइनस कर देंगे और हमें हमारा जवाब मिल जाना चाहिए। तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, ठीक है, 17 में से 6 गया तो 11 बचेगा, तो 116 डिग्री आनी चाहिए x की वैल्यू। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए एंगल x निकल गया, हमारा यह सवाल हो जाता है सॉल्व। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर।
सवाल क्रमांक 185 बहुत आसान है, आपको क्या बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है, और ए डी बराबर है बीसी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे पता लगाएंगे? इसको करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ यूं है, ठीक है, कि आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे आप? सर आप ड्रॉ करेंगे पेड़ पौधे नहीं, आप ड्रॉ करेंगे डीई विच इज पैरेलल टू बीसी। क्या बोला मैंने? डीई विच इज पैरेलल टू बीसी। अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है, क्या बनाया मैंने बनाया डीई विच इज पैरेलल टू बीसी। इससे आपका सवाल काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे? तो सबसे पहले यहां ध्यान दें कि यहां पे हम लिख रहे हैं प्रूफ में या सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें समस्या का समाधान बताना है। तो इन क्वाड्रिलैटरल ए बी, इन क्वाड्रिलैटरल DCBE जो हमने अभी बनाया डीसीबी, ठीक है, उसमें एक तो मैं बोल रहा हूं कि डीसी इज पैरेलल टू बीई। सर ये कैसे पता? अरे भाई जो बीई है वो है किसका हिस्सा? ए बी का, और हम पहले लिख चुके हैं कि डीसी इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। तो डीसी इज पैरेलल टू ए बी, और क्योंकि बीई है ए बी का हिस्सा तो इसलिए हम वो भी पैरेलल मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने बनाया है डीई पैरेलल टू किसके? सीबी के, ठीक है, या बीसी के, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो डीई पैरेलल टू बीसीबी लिख दो, क्योंकि सी पहले है बी बाद में नीचे है। ये कैसे? ये है भाई कंस्ट्रक्शन के तौर पे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि देयरफॉर DCBE इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। मतलब आपको यहां से मिल गया कि डीई की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? तो डीई की वैल्यू हो गई सीबी के बराबर, जो कि है 10 सेंटीमीटर, सवाल में गिवन है। सर कहां से? भाई साहब एडी है बीसी के बराबर, एडी है 10 तो बीसी हो गया 10, और जब बीसी है 10 तो बीई हो गया 10, ठीक है। एंड साथ में मैं बोल रहा हूं कि डीसी बराबर हो गया ईबी के, ये भी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया, और रीजन हो गए ऑपोजिट साइड्स। तो इतनी मेहनत करके आपने ये पता लगा ले कि एक्स का एक हिस्सा, इतना हिस्सा किसके बराबर है? 20 के बराबर है। अब आपको क्या करना है? अब आपको खाली ए वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में जरा सोचिए। तो जरा यहां ध्यान दें, अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? सर क्योंकि लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो ये एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल है। सॉरी, ये एंगल निकाल नहीं सकते हम क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। पर कौन सी लाइंस पैरेलल है? ये वाली तो पैरेलल है ना, तो इसके दम पे तो हम निकाल सकते हैं ये एंगल पूरा कितना होगा। यस सर, कितना होगा? सर ये हो जाएगा ये 60, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैं बोल रहा हूं यदि एंगल ए है, नाउ एंगल ए है यदि कितना? एंगल ए है यदि 60 डिग्री, तो एंगल बी हो जाएगा 60 डिग्री। सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि एक बात आपको बता रहा हूं, एकदम राज की बात है, कि यदि किसी ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये दोनों साइड्स, यदि ये दोनों हो जाती हैं बराबर, तो उनके नीचे के जो एंगल होते हैं वो भी हो जाते हैं बराबर। तो ये जो एंगल बी होगा ये भी होगा 60 डिग्री, और यदि एंगल बी है 60 डिग्री, ठीक है, आप क्या लिखोगे? रीजन में आप लिख सकते हो कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। किसी भी टीचर को समझ आएगा कि आप बोल रहे हो कि ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे। अब यदि एंगल बी है 60, क्या आप मुझे ये बोल सकते, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल एंगल AED भी होगा 60 डिग्री? सर ये कैसे? क्या बोला मैंने? कि क्योंकि बी है 60 तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। कैसे? सर हमने DCBE को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो ये पैरेललोग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बराबर, तो आप यहां पे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है, एक काम करें, इसको ऐसा भी लिख दें आप, ज्यादा बेटर होगा, कि AED बराबर है एंगल B के, जो कि बराबर है 60 के। तो इसीलिए आपको यहां से ये मिलता है कि जो आपका ट्रायंगल है AED, इन ट्रायंगल AED एंगल A की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल E की वैल्यू है 60 डिग्री। जब तीन में से दो एंगल हो गए 60-60,
तीसरे को कितना होना पड़ेगा, तीसरे को भी 60 ही होना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 60 60, मतलब वो क्या हो गया, इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल AED इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब इसके कारण आप ये बोल सकते हैं कि जो AE की वैल्यू होगी वो बराबर होगी AD के, तो मतलब AE की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। तो मतलब टोटल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो पूरा x है अपना वो बराबर है AE प्लस EB के, क्योंकि x के दो हिस्से, एक था AB एक था EB। हमने AE की वैल्यू निकाली 10, EB की वैल्यू 20, तो टोटल x की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए हमने? पहले तो हमने सामान्य तरीके से उस नए बने हुए क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। उसके बाद हमने इसमें ये यूज किया कि भाई साहब अगर किसी ट्रेपेजियम में दो नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होंगी तो नीचे के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ऊपर के एंगल्स भी बराबर होंगे, दोनों वे होता है। ठीक है, इस साइड नीचे के एंगल्स भी बराबर, ऊपर के एंगल्स भी बराबर, दोनों बराबर होते हैं। परंतु नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर नहीं होता, नीचे के दोनों और ऊपर के दोनों वो आपस में बराबर होते हैं। इसके हिसाब से मुझे मिला कि भैया जो ट्राइंगल हमने बनाया है उसके तीनों एंगल्स हैं 60 के बराबर, तो मतलब ट्राइंगल है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब सारी साइड से बराबर। तो उनमें से एक था 10, तो नीचे वाली आई 10, और ऊपर वाली थी 20, तो नीचे वाले का एक हिस्सा आया 20, दूसरा हिस्सा आया 10, सबको जोड़ने पे टोटल आ गया 30 डिग्री। एंड इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे वीडियो के अंत के निकट। लेकिन आपके लिए जानकारी है थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट सी, और वो जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब इसमें हमने न सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया है बल्कि उसके अलावा एग्जाम्पलर जैसे टेक्स्ट पे भी फोकस किया है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस की अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम्पल आसानी से यहां पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9th के एग्जाम्पलर है, 8th की है, 7th की है, मैथ्स की है, साइंस की है, सब हमारे पास अवेलेबल है फुल डिटेल सॉल्यूशन में। क्लास 8th की एग्जाम्पलर मैथ्स की आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपको साइंस की पढ़नी है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। अब जब आप इन वीडियोस को क्लिक करते हैं, इन टैब्स को क्लिक करते हैं, तो आपको ऐसे चैप्टर वाइज हम डिवीजन करके देते हैं। ये एग्जाम्पल क्लास 9 का है, क्लास 8 में भी हमने सेम डिवीजन किया है, और हर एक चैप्टर के अंदर भी हम वीडियोस को डिवाइड करते हैं ताकि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एडवांटेज मिले। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, आपको ट्रू और फॉल्स सॉल्व करने, आपको शॉर्ट सब्जेक्टिव शॉर्ट करने, आपको लॉन्ग वाले करने, जैसा आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी तैयारी आपको करनी है। एंड जैसे ही आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे आप यहां वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जस्ट लाइक यूट्यूब, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इजीली चीजें हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ऐड कम है और मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन भी कम है। वरना यूट्यूब पे क्या होता है कि आप एक वीडियो पढ़ाई का देख रहे हो, नीचे 4 वीडियो एंटरटेनमेंट के आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप पढ़ाई करें कि बीच में एंटरटेनमेंट कर लें। तो वो डिस्ट्रैक्शंस भी यहाँ कम होते हैं, आप आसानी से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ हम आपको अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं थ्रू दिस एंटायर वेबसाइट। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। इस वीडियो में हमने जो हमारी एग्जाम्पलर है क्लास 8 की मैथ्स की, उसमें 5th चैप्टर के सवाल नंबर 170 से लेकर 185 तक सॉल्व किया। हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट लर्न करते हुए समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे सिलसिले को, और हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम फोकस करेंगे उन क्वेश्चंस में जिनमें आपको कंस्ट्रक्शंस करना है, तो वो होगा अगले वीडियो में, तो वो आपको जरूर देखना है। आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आगे का आपको पता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, अगले वीडियो का वेट करना है, जल्दी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद, गुड डे, बाय बाय।